डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। और हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12th और क्लास 10th आईसीएसई आईएससी बोर्ड्स के कोर्स को। हम आपको बोर्ड सिलेबस का कोर्स कवर करा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के सेपरेट फैकल्टीज हैं, इन्हें आप देखिए। इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले 100% क्वेश्चंस आपको हमारे लेक्चर से ही मिलेंगे। बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है, कम समय में इन डिटेल स्टडी होगी यहाँ आपके साथ। क्लास 12th में पढ़ाया जा रहा है मॉडर्न फिजिक्स। आज का एजेंडा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल समझना। यानी कि आइंस्टीन साहब का जन्म होता है और आइंस्टीन साहब जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो 3 प्रॉब्लम्स जो लास्ट लेक्चर किए गए थे उन्हें रिजॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना। आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन साहब का जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा खास है। कैसा खास है वो बता दिया। आइंस्टीन साहब सबसे पहले he considers Planck's quantum theory। यानी कि आइंस्टीन के हिसाब से जो वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन है थोड़ी गड़बड़ है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये कि आइंस्टीन जो है वो वेव थ्योरी को नहीं मानते, कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी सही है, यानी कि रेडिएशन पार्टिकल के फॉर्म में जा रही है, यानी कि फोटॉन थ्योरी जो थी वो करेक्ट थी। और फोटॉन थ्योरी करेक्ट करने के बाद ये 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन कोलिजन या एब्जॉर्प्शन की स्टोरी बताते हैं। कहते हैं कि प्लैंक थ्योरी के हिसाब से जिसे हम फोटॉन बोला करते थे, जिसे क्वांटा बोला करते थे, जो पार्टिकल था हमारा एनर्जी का, वो एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन की आपस में टक्कर होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्सॉर्ब कर सकता है, उस एनर्जी को ले सकता है और उस एनर्जी को रिजेक्ट भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन accepts or rejects photon। आप पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन फोटॉन को रिजेक्ट भी कर सकता है। कब रिजेक्ट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा, उसकी बात समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मेटल की मेटलिंग बॉन्डिंग का थोड़ा सा मैं एक चित्र बना दूं आपके लिए। आप सबको पता है मेटलिंग बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आप जानते हैं। कुछ कैटायंस हैं मेटल के जो इलेक्ट्रॉन के सी में फंसे हुए हैं। पूरे हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल के सरफेस पोटेंशियल को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी। और वो कितनी लगेगी? मान लीजिए कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है कुछ x, ठीक। अब अगर x एनर्जी फोटॉन दे पाया तब तो ये बाहर निकला, और अगर इसकी एनर्जी कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। सर एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करे, एनर्जी इकट्ठी कर ले, फिर दूसरे फोटॉन को एब्जॉर्ब करे, उसकी एनर्जी इकट्ठी कर ले और बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्जॉर्ब ही तब करेगा
जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लायक एनर्जी किसी फोटोन के पास होगी, वरना इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करेगा वेव की तरह कि धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करता जा रहा है और एक वक्त बाद बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ये काम नहीं है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को वेव की तरह नहीं देख रहा है, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को पार्टिकल की तरह देख रहा है। रेडिएशन पार्टिकल की तरह आ रहा है, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन। और इलेक्ट्रॉन का नेचर ऐसा नहीं है कि किसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगनी है और किसी एक फोटोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके 3 रख लिए अपने पास। अब अगला वाला जब आएगा तो उसकी 3 और इकट्ठी करके बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ये नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन पूछेगा कि मुझे बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी मिनिमम चाहिए वो एनर्जी क्या फोटोन तुम्हारे पास है? अगर फोटोन ने कहा हाँ हमारे पास एनर्जी है, तो एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा। और अगर कहा कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट दिया आइंस्टीन साहब ने। कब एक्सेप्ट करेगा? when photon has energy greater than the binding energy of electron। और यहां पर कब रिजेक्ट करेगा? जब फोटोन की एनर्जी लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से कम एनर्जी तो वो रिजेक्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, ये तो क्वांटम नेचर हो गया। क्वांटम नेचर ही है। डिसाइड करो कि एक बार में एनर्जी ज्यादा दे रहे हो कि नहीं, एक पैकेट में एनर्जी ज्यादा है कि नहीं। अगर ऐसा है तभी एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। ये एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। तो कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए? भैया मिनिमम एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं बेटा वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब यहां से आप ध्यान देना कि ये जो भी चीज पढ़ाई जा रही है इसका कोर कॉन्सेप्ट चालू होता है। ध्यान देना बेटा, पहली चीज आएगी यहां पर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या आप ध्यान से देखो। वर्क फंक्शन का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject one electron from metal surface। ध्यान रखें कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है ये वैसे भी बल्क फिनोमेना नहीं है। इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से ही निकल रहा है, सरफेस फिनोमेना। अच्छा, ये वर्क फंक्शन कहलाता है। जवाब है हाँ। इससे कई किताबों में आपको W लिखा मिलेगा या कई किताबों में आपको ये फाई से नोट करता हुआ मिलेगा। हम लोग फाई ही लिख रहे होंगे इसे, ठीक है। यूनिट जूल में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकती है, क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो जनरली इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, सुंदर लग रहा है देख के सब कुछ। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को एक्सेप्ट कब करेगा और इलेक्ट्रॉन फोटोन को रिजेक्ट कब करेगा। हम कहेंगे कि जब भी कभी एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा या बराबर हो जाए वर्क फंक्शन के तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो गया वर्क फंक्शन से
तो फिर इलेक्ट्रॉन को ऐसा फोटोन पसंद नहीं है और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छी बात बताता हूँ, ये जो फोटोन है ये फोटोन कहलाते हैं लायक फोटोन। क्या कहलाते हैं बेटा? लायक फोटॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लायक है। और ये फोटॉन्स कहलाते हैं नालायक फोटॉन्स। ये नालायक है, फोटॉन्स तो है, एनर्जी तो है इनके पास, पर इतनी नहीं है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस के बाहर निकाल पाए, मेटल सरफेस से बाहर निकाल पाए। अच्छा सर एक बात बताओ जरा, फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला तो क्वांटम साहब मतलब प्लैंक साहब क्वांटम थ्योरी में बता के गए और वो फॉर्मूला होता था h न्यू। हाँ बात तो सही है। अब अगर मैं ये कह दूं कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए तो तुम कहोगे मिनिमम तो वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए। मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए तो ऐसे समय पर अगर आप देखोगे तो ये लिख दोगे h न्यू और ये जो चीज होगी इसको नॉट लगा दो और नॉट का मतलब होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है तो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम रिक्वायर्ड है। अच्छा मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैसे बोल दिया आपने? अबे मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? फाई के बराबर। अगर मिनिमम एनर्जी फाई के बराबर चाहिए तो फोटॉन की एनर्जी चाहिए ना। फोटॉन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? h न्यू। h कांस्टेंट है तो लॉजिकली जो न्यू है फ्रीक्वेंसी उसे मिनिमाइज कर देंगे हम। इससे छोटी फ्रीक्वेंसी डालोगे तो फिर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं बन पाएगी और नालायक फोटॉन्स में गिनती होगी और नालायक फोटॉन्स में गिनती होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए या इससे बड़ी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा तो इसका मतलब ये जो न्यू नॉट की वैल्यू है ये तो फाई अपॉन h निकल आई। जी हाँ, अरे ये तो वो फ्रीक्वेंसी निकाल ली आपने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject one electron from metal surface। ये तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होगी तुम्हें। हाँ सर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अरे सर इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कोई तो नाम था, बड़ा अच्छा नाम था, अगर आपको नाम याद है तो इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम है इसका। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आपके पास फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? वर्क फंक्शन अपॉन h। क्या है? वर्क फंक्शन अपॉन h। अच्छा इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी लायक फोटॉन्स हैं, इन लायक फोटॉन्स के लिए मैं चीज बताता हूँ, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड से बड़ी या एटलीस्ट बराबर तो होगी। और नालायक फोटॉन्स की अगर बात करोगे इनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से हमेशा छोटी होगी। तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से छोटी है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अरे ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम का। फोटो इलेक्ट्रिक फिर क्या समझा रहा था कि रेडिएशन डालोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वेव थ्योरी कह रही थी रेडिएशन डालने से तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडिएशन वेव है, कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, लगातार एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे एनर्जी खा रहा है और जब बाइंडिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जा रही है वो बाहर निकल जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन नहीं डालोगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और वेव थ्योरी से इस फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आइंस्टीन साहब ने फोटॉन थ्योरी को एक्सेप्ट किया, वेव थ्योरी को इग्नोर किया और कहा कि वेव थ्योरी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, रेडिएशन एक्चुअली फोटॉन है, क्वांटम थ्योरी है, पार्टिकल्स है, एनर्जी के, h न्यू उनकी एनर्जी है और न्यू उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये करते ही आप देखेंगे कि यहां पर फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम खत्म हो गई। जैसे ही फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम खत्म हुई यहीं से इंटेंसिटी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। बच्चे कहेंगे इंटेंसिटी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो रही है तुम्हारी, ये बताओ। ये तो फ्रीक्वेंसी की बात है सिर्फ, देखो इंटेंसिटी प्रॉब्लम कैसे दूर होती है। कहा गया एक्सप्लेनेशन में थ्योरी के 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ये प्रोसेस है साहब।
एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से टकराता है, दो इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से नहीं टकराते, या एक ही फोटोन दो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से दो फोटोन, ऐसा सीन नहीं है। 1 to 1 इंटरेक्शन है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एक साथ कुछ भी नहीं होना। अच्छा अब सोच कि तेरे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो चाहे एक फोटोन डालेगा तब भी नहीं एक्सेप्ट होना, और 10 करोड़ फोटोन डाल दे, टक्करें तो एक एक करके ही होंगी, फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन के पास 1 by 1 ना, और पहला वाला इग्नोर हुआ तो वो आगे निकल गया, दूसरा वाला इग्नोर हुआ तो वो आगे निकल गया, तीसरा वाला इग्नोर हुआ तो वो आगे निकल गया। चाहे करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में फोटोन डाल दो, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी लायक फोटोन की फ्रीक्वेंसी की रेंज में नहीं आती, थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे फोटोन की नहीं है, तो किसी कीमत पर इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फोटोन की फ्रीक्वेंसी को कम रखो और संख्या को बढ़ा दो। अगर तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए तो टोटल पैकेट बढ़ गए, टोटल पैकेट बढ़ने से टोटल एनर्जी बढ़ गई, टोटल एनर्जी बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर इंटेंसिटी बढ़ गई बेटा यहां पर फोटॉन्स के आने से, तो इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ा दो, इंटेंसिटी चाहे जितनी कर दो, मे बी एनीथिंग, बस ये एंश्योर करो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो कोई इजेक्शन नहीं होना। क्यों इजेक्शन नहीं होना है? क्योंकि भैया तुम्हारे किसी भी फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और दो दो फोटॉन्स एक साथ वो कभी टक्कर करता नहीं, 1 by 1 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 फोटोन की टक्करें होती हैं। क्या बात कर रहे हो यार, बिल्कुल यही सत्यता है। यहां से इंटेंसिटी प्रॉब्लम हो गई रिजॉल्व्ड, कि साथ एक एक करके टक्कर होनी है। इस वजह से अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक फोटोन की एनर्जी कम है, और एक एक करके सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो चाहे जितनी इंटेंसिटी लगा लो, फ्रीक्वेंसी कम है तो नहीं निकलेगा, और चाहे जितनी इंटेंसिटी कम कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जरूर। अच्छा ये हाँ ये बढ़िया बात। और टाइम डिले का भी कुछ बकवास थी, वही बता दो। तो टाइम डिले की कहानी कहीं और लिख देता हूं यहीं पे ना, क्योंकि एक ही पेज में सब हो रहा है, तो हो ही जाए तो अच्छा है। इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरैक्शन, takes 10 to power minus 9 seconds। इलेक्ट्रॉन और फोटोन इन क्वांटम पार्टिकल्स का इंटरैक्शन नैनो सेकेंड्स या इनसे भी कम समय में हो जाता है। क्या बोला? नैनो सेकेंड्स या इससे भी कम समय में इंटरैक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के पास आया, अब इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब करेगा या उसे रिजेक्ट करेगा, ये बात इलेक्ट्रॉन को 10 to power minus 9 सेकेंड्स में सोच लेनी है, और फोटोन को या तो रिजेक्ट कर देना है और या तो एब्जॉर्ब कर लेना है। तो मान लो कि हमारा जो फोटोन है, जो अभी इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है, वो लायक फोटॉन्स की गिनती में आ रहा है, मतलब ये पक्का पक्का इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के पास आया तो इलेक्ट्रॉन के पास क्लॉक चालू हुई 10 to power minus 9 सेकेंड्स की, कि भाई साहब इतने में तय करो। उसने तय किया कि हाँ लायक फोटोन है, इसको तो खा लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को खा लिया, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को खाया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। उसने कहा भाई बाइंडिंग एनर्जी कम है और ये वाली एनर्जी ज्यादा है, छोड़ो मेटल को, निकल लो बाहर। निकल गया बाहर। इन सब में कितना समय लगा? 10 to power minus 9 सेकेंड्स। 10 to power minus 9 सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स, और नैनो सेकेंड्स हमारे लिए लगभग इंस्टेंटेनियसली है। तो जो टाइम डिले प्रॉब्लम थी कि अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो फिर वेव थ्योरी के हिसाब से ज्यादा समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, पर एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, एंड विद द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाते हैं। क्या बात है, सारे एक्सप्लेनेशन हो गए? जी हाँ, सारे एक्सप्लेनेशन हो गए। और कहा यह गया कि इस प्रकार से हमारे पास आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। और यहां पर क्वांटम थ्योरी को एक लॉजिकल, साइंटिफिक, फिजिकल बेस मिलता है, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन को और मैक्स प्लैंक को, दोनों को नोबेल प्राइज मिलता है। क्या बात है। वो नोबेल प्राइज जिनसे मिला ना, वो नोबेल प्राइज जिस चीज से मिला वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है, और वही समझाने जा रहे हैं।
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत काम की चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैं पहले तो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें लिख कर बताऊंगा। देखना कि एक मेटल की सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि इसकी भूख कितनी है, यानी वर्क फंक्शन कितना है। मान लो कि इसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, भयंकर मेटल है। यहां से एक रेडिएशन गिर रहा है इसके ऊपर, रेडिएशन कह रहा है मुझे खा लो, मुझे खा लो, मुझे खा लो। फोटोन ने कहा बताओ कितनी एनर्जी तुम्हारे पास, इसने कहा मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। तो फोटोन इलेक्ट्रॉन कहेगा तुम तो लायक फोटोन। देखो इंसिडेंट एनर्जी की बात करो तो इलेक्ट्रॉन ने गणित लगाई, इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, क्योंकि इंसिडेंट 6 है और वर्क फंक्शन 4 है। और जैसे ही ये हुआ तो दुनिया ने कहा कि कौन सा फोटोन है, ये तो लायक फोटोन है। और लायक फोटोन को हमारे इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन निकल आया बाहर। अब जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया, इजेक्शन होने के बाद कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन से कि बता बेटा तू सरफेस से जुड़ा था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से और तुझे दी गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 2 वोल्ट एनर्जी का क्या किया तूने। तो ये कहेगा कि भाई साहब हम लल्लू नहीं है, हम कहीं घूम रहे हैं किसी काइनेटिक एनर्जी से, और वही काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जब भी कभी हमारा फोटोन लायक फोटोन की गिनती में आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। सर कितनी काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को फोटोन खाना है उस फोटोन से पूछेगा तेरी एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे कितनी चाहिए निकलने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बची कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो फोटोन की एनर्जी है लायक फोटॉन्स की, ध्यान रखना, लायक फोटॉन्स की एनर्जी 2 हिस्सों में टूट रही है। कौन से 2 हिस्सों में टूट रही है, एक तो वर्क फंक्शन में जा रही है और दूसरा जब वर्क फंक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। और ये सब कुछ आप क्या बता दे रहे हैं, अरे ये सब बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया जा रहा है आपको भाई, इसमें कोई चमत्कार नहीं बताया जा रहा है। ये बेसिक 9th-10th क्लास का एनर्जी कंजर्वेशन बताया जा रहा है कि जो एनर्जी किसी सिस्टम को दी गई वो 2 ही हिस्सों में जा सकती है। 2 हिस्से हैं तुम्हारे पास। अच्छा, आइंस्टीन ने अच्छा ये बताया था, जी हाँ ये बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, कहेगा कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू 2 हिस्सों में जा रही है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैक्स भी लिख देना चाहिए, हमें मानकर चलना है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किसी से कोई टक्कर वक्कर कुछ भी नहीं कर रहा, और जब टक्कर नहीं कर रहा तो इज्जतदार उसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम एनर्जी। ये इसको उल्टा करके लिखो, एक्चुअली ये इक्वेशन हिस्टोरिकली उल्टी ही लिखी गई है। ये बहुत बढ़िया, एक ही बात है, ये तो एक ही बात है। जिस भी रंग ढंग में आप लिखना चाहें, जिस शक्ल में आप इसे लाना चाहें, वो आपकी समझदारी है। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं। इंसिडेंट एनर्जी जो है वो h न्यू लिखी जा सकती है, वर्क फंक्शन को आप फाई रहने दें और के मैक्स को आप के मैक्स रहने दें, कोई तकलीफ नहीं। h न्यू सर h न्यू को h न्यू रहने दें। थोड़ी देर पहले आपने कुछ पढ़ाया था इससे, आप देखो ये क्या है, ये चीज क्या पढ़ाई आपने, ये जो बॉक्स पढ़ाया इस बॉक्स का सीधा सा मतलब था कि हम आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे हैं। और अगर आप वर्क फंक्शन का फॉर्मूला देख लो यहाँ से, दिस इज माय वर्क फंक्शन, ये तो h न्यू नॉट है, तो चिपका दो यहाँ पर इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस के मैक्स आ गया। सर हम ना के मैक्स को के मैक्स लिखना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमने बचपन में इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, एक ही बात है। अच्छा न्यू में नहीं लिखते हम तो एनर्जी hc बाई लैम्डा में लिखते हैं, इससे भी hc बाई लैम्डा नहीं लैम्डा नॉट में लिख लो, क्या बकवास है ये। अरे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वैसे यही जो चीज है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा।
तुम जानते हो कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम बताई जाएगी और वेवलेंथ मैक्सिमम बताई जाएगी, उल्टा हो जाएगा। इतने तरीकों से आप इसे लिख सकते हो। इससे और भी ज्यादा तरीके हैं, मैंने अभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, इस वजह से मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि और तरीका इसको लिखने का है कि नहीं, अभी और तरीका, और वही तरीका ज्यादा एग्जाम्पल्स में यूज किया जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा सा बिल्कुल सिंपल सस्ता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। तो ये हिस्सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है एक्चुअली ये नोबेल प्राइज विनिंग इक्वेशन है। चलो देखो क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसमें लाइट डाली जा रही है, टैन टैन, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता रखी थी कि ये क्या है, कहीं प्लस लगा दिया है, कहीं माइनस लगा दिया है। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, और जब पॉजिटिव की तरफ भागेंगे तो लॉजिकली जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे और करंट घूमने लग जाएगा, हम कहेंगे फोटो करंट आ गया है। इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, लास्ट लेक्चर में हम कर भी चुके थे। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैं पहले तो समझा देता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, उसके बाद फिर उसके आगे बात करेंगे। ये मान लीजिए, ठीक, करंट को फ्लो कराने के लिए हम इलेक्ट्रोड उल्टा लगाते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोड उल्टा लगाएंगे। पहले के कंपैरिजन में अलग तरह से इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। आप देखिएगा कि हमने यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लगा रखा है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए क्या बन गया बेटा, कैथोड, सॉरी एनोड, और ये क्या बन गया बेटा, कैथोड। आप थोड़ा सा अगर इसे याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को बताया कि फोटो करंट सेट करते हुए कोशिश की जाती थी कि कैथोड पर लाइट डाली जाए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो एनोड बीइंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे और करंट आ जाएगा। हम अभी इसका उल्टा कर रहे हैं, जहां पर हमें रेडिएशन डालना है हम उसे एनोड बना ले रहे हैं, और जो भी मेरे फोटॉन्स हैं वो सब लाइव फोटॉन्स। लाइव फोटॉन्स का मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है वो वर्क फंक्शन से सिग्निफिकेंटली बड़ी है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब आपने क्या किया, इनको निकाला, तो निकलेंगे साहब, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आए, कितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? सर एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन की काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएंगे। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मेजर कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देता नहीं, तो दौड़ते हुए सब देख नहीं सकते, किसी माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता, तो पता कैसे करोगे कि तुम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मेजर करके ही प्रैक्टिकली वर्क फंक्शन किसी मेटल का पता किया जाता है। हमें वर्क फंक्शन हर मेटल का पता नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी से पता करते हैं। यहाँ पर एक माइक्रो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जिससे करंट को सेंस किया जा सकता है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो तुमने यहाँ पर पोटेंशियल लगाया, ये पोटेंशियल अगर तुम देखो तो इसे रिवर्स पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स पोटेंशियल। इस रिवर्स पोटेंशियल का ही नाम रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। क्या होता है बेटा? रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या समझना? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इस इलेक्ट्रॉन को एनी हाउ रोकना है। रोकेंगे कैसे? पहले कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब की बार एनोड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं।
एनोड बीइंग पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, कहेगा बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, अट्रैक्शन फोर्स लगा के इसे रोकेगा। अब अगर मैंने ठीक ठाक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो ठीक ठाक पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से मेरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि धीमा हो जाए, रिटार्ड हो जाए, पर निकलेगा बाहर जरूर। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये सफर तय करेगा, अब पहुंचेगा कैथोड तक और घूम जाएगा पूरे में। और जब ये घूम जाएगा तो बेसिकली करंट आएगा, और करंट आएगा तो माइक्रो गैल्वेनोमीटर तुमको रीडिंग शो करेगा या फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा। हम धीमे से पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे, पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर और बढ़ेगा, हाई पोटेंशियल और बढ़ेगा। तो जो हायर पोटेंशियल और बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को और बुरी तरह से रिटार्ड किया और अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को रुकने से रोका। अब अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ाते 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 इसको रोकने की स्थिति, आगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, ताकत से खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी से बाहर जाना चाहता है, और ये पॉजिटिव जो पोटेंशियल बनाया तुमने वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। जितनी एनर्जी से ये बाहर जा रहा है, अगर उतनी ही नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए तो तय हो जाएगा साहब कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, बीच में तो सब कुछ बंद रखा हुआ है तुमने, तो जब बीच से कुछ आया ही नहीं तो करंट नहीं आएगा। तुम चेक करो कि यहाँ पर करंट जीरो कब आता है, यानी डिफ्लेक्शन कब बंद होता है। जिस मिनिमम वोल्टेज पर, क्योंकि और वोल्टेज बढ़ा दोगे तो लॉजिकली नहीं निकलने वाला है, जिस मिनिमम वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो गया, करंट शून्य हो गया, तुमने कहा कि अच्छा हमने जो इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V दी, वही तो हमारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। हाँ सर, वही काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी मेरे इलेक्ट्रॉन के पास थी निकलते हुए, उतनी ही नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी दे दी। नेगेटिव कैसे दे दी? पोटेंशियल का फॉर्मूला V है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है, तो लॉजिकली क्या हुआ? -eV। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस -eV, और ये मिलाकर जिस दिन एनर्जी हो जाएगी जीरो, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया सरफेस तो हमने छोड़ दी है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हो गया, पर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बची नहीं है बाहर निकलने के लिए, इस वजह से इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं तो कैथोड तक आएगा नहीं, कैथोड तक आएगा नहीं तो सर्किट में घूमेगा नहीं, सर्किट में घूमेगा नहीं तो करंट आएगा नहीं, करंट हो जाएगा जीरो। तो बस अब ये इंश्योर करो कि वोल्टेज स्लोली स्लोली वोल्टेज बढ़ाओ और इसको चेक करो, वोल्टेज बढ़ाओ इसे चेक करो, वोल्टेज बढ़ाओ इसे चेक करो। जिस वोल्टेज पे यहाँ का करंट शून्य आया, उस वोल्टेज पे तुमने तय किया कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, और जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला इसका मतलब दी हुई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तो तुम कहोगे कि सर E टाइम्स V इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर आ जाइए, EV नॉट लिख देते हैं इसको ना, तो अच्छा लगेगा। और यही वाला पोटेंशियल क्या कहलाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं लिखूंगा नहीं, काफी टाइम जाता है लिखने में, तो मैं आपको डिक्टेट करता हूं, आप उसे ना लिखें और सुनते सुनते सीधा याद करें। द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाइड फॉर विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मिनिमम कितना रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा दे ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ना हो। अभी तो आप कहते फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा पर बाहर नहीं निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा नहीं, तो तुम डिटेक्ट कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन कहां आया? जब डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तो क्या कहने लग जाओगे कि यार लगता हुआ नहीं। वही चीज डिफाइन करी गई कि मिनिमम कितना रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा दें जिससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुक जाए, वो क्या कहलाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप अपने इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर आ जाइए। आपके पास इक्वेशन है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन, जहां लिखा है काइनेटिक एनर्जी वहां पे EV नॉट लिख दीजिए, इसको h न्यू, इसको h न्यू नॉट, पर इसको ये काफी सारी इक्वेशंस बन गई, जहां जहां काइनेटिक एनर्जी आई वहां वहां आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल डाल दिया। क्या बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम हो गया यार। क्या बात है, सब कुछ ओवर। अब मैं कल का एजेंडा बताता हूं, अगले टर्म पे क्या करेंगे। अगले टर्म पे पढ़ेंगे ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ, और करेंगे न्यूमेरिकल्स, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। पहली बात तो हम लोग ढेर सारे ग्राफ बना रहे होंगे, और ग्राफ बनाने के बाद इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे कल। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड और फिर बोर मॉडल पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काम का होगा,
और ग्राफ पढ़ाए जाएंगे। जेई में, नीट में, बोर्ड में ग्राफ से 100% क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी 100% आता है। खेल खत्म, पैसा जम। आज का लेक्चर यहाँ ओवर होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। साउथ सिटी पीसीएमबी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें फॉलो करिए। पावर बैक लेक्चर से और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसे सुनिए, उसकी थ्योरी को सुनिए, क्योंकि वहीं से सवाल बनेगा। और जो हम पढ़ा रहे हैं इसके आजू बाजू काजू से कुछ भी नहीं आएगा, जो है यहीं से। 100 में 100 नंबर का पेपर यहीं से आएगा, 70 नंबर का पेपर आएगा, पूरा यहीं से होगा। हमारे कोर्स को फॉलो करिए और देखिए रिजल्ट्स क्या चमत्कारी आते हैं। आपका पेपर में आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको लेक्चर याद रहेंगे कि यहाँ पे ऐसा बताया गया था। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में ग्राफ थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक फॉलो करते रहिए।